तो फिफ्थ चैप्टर बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 5वां चैप्टर सरफेस टेंशन। और ये चैप्टर भी एक्चुअली में फ्लूइड का ही है, फ्लूइड में भी टू बी प्रिसाइज ये लिक्विड का ही है। सरफेस टेंशन जो चैप्टर है वो भी फ्लूइड में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लिक्विड का ही प्रॉपर्टी है, लिक्विड का ही है टू बी प्रिसाइज सरफेस टेंशन। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पहले देखते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर इसमें कौन कौन सा टॉपिक है इसके बारे में डिस्कशन करें। तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए जैसे पूरा ही फ्लूइड मैकेनिक्स हमें मुश्किल लग रहा है समझना, क्योंकि सब लेयर्स के अंदर की बात है, फ्लूइड के अंदर का लेयर के बीच का प्रॉपर्टी डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए सारा चीज काफी मुश्किल है इसमें, है ना। तो यहाँ पर भी आपको सोचना पड़ेगा, पीछे चैप्टर पढ़ करके आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर 2 था, है ना। उसको हम लोग पढ़े थे कि एक आयरन का नेल लो, आयरन का नेल और उसको पानी में डालो, वो डूब जाएगा, क्योंकि आयरन का डेंसिटी जो है वो पानी के डेंसिटी से बहुत ज्यादा होता है। वहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन, अपथ्रस्ट बराबर वी रो जी, W1 माइनस W2 बराबर अपथ्रस्ट बराबर वी रो जी, ये सब काम कर रहा था, ठीक है। तो बोलोगे ये फिर से क्यों पढ़ा रहे, ये तो पढ़ लिए। अब करना क्या है, वो ये आयरन नेल घर पर जाके खुद से करके देखना, आयरन नेल को पानी में डाल करके देखना, आयरन नेल डूब जाता है, ऑब्वियस है, ठीक है। बट उसी आयरन नेल को घर पर जाकर के हॉरिजॉन्टल रखना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे सीधा नहीं, हॉरिजॉन्टल, और एकदम जेंटली, जितना जेंटली एकदम हल्के से, अगर पानी के एकदम ठीक ऊपर वाले लेयर पे रखो तो तुमको वो डूबते हुए नहीं दिखेगा। वही सेम आयरन का नेल जो है वो फ्लोट करते हुए तो नहीं, झूठ तो नहीं बोल दिया जाएगा कि वो फ्लोट करना शुरू कर देगा, फ्लोट तो नहीं करेगा बट वो डूबेगा भी नहीं। ये घर पर खुद से जाके करके देख सकते हो, ठीक है। समझ में आया क्या करने के लिए बोला। आयरन का नेल को सीधा लो, पानी में डालो, डूब जाएगा, एकदम कंफर्म है। उसी आयरन का नेल को हॉरिजॉन्टल लो और जितना जेंटली हो सके उसी पानी में जहां पर तुम्हारा आयरन का नेल डूबा था उसी पर ले जाकर बिल्कुल जेंटल एकदम पुश करके एकदम रखोगे, एकदम हल्का से, तब तुम देखोगे कि उस केस में वो जो आयरन का नेल है वो पानी में नहीं डूबेगा। समझ में आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि फ्लोट करेगा उसका, जैसे हाथ से बस थोड़ा सा हल्का से ऐसे कर दोगे, डुबाने का भी जरूरत नहीं, सिर्फ हल्का सा हाथ से सिर्फ टच कर दोगे उसमें, तो वो खुद आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला रूल को फॉलो करते हुए डूब जाएगा। तो यहाँ पर क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं डूबा, और फिर जरा सा थोड़ा सा फोर्स लगाए, फोर्स भी नहीं लगाना, बस ऐसे पानी में भी थोड़ा सा हल्का हल्का वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस कर दो, डूब जाएगा, ठीक है। एकदम शुरुआत में जेंटली पुश किए थे तो वो रह जा रहा था, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो साइंस जरूर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वो जो साइंस इन्वॉल्व है वही है हमारा सरफेस टेंशन। दिस इज आवर सरफेस टेंशन, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये सीधा सीधी जो है वो एग्जाम्पल से पता चल रहा होगा, ये फ्लूइड का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। 7th 8th क्लास में पहली बार पढ़े थे और देखते भी हैं, पानी बरसात जब होता है ऊपर से तब तुम्हारे घर के छत तक आता है तो उसका शेप जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्फेरिकल हो जाता है। उसका शेप जो है वो स्फेरिकल होता नहीं है। इंद्र भगवान ऐसा स्फेरिकल करके रेन ड्रॉप फेंके, ऐसा तो होता नहीं है। रेन ड्रॉप तो पानी है, बट वो तुम्हारे तक आते आते उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और वो आप लोग वो देखे होंगे, क्या कहते हैं, ब्रश, पेंटिंग छोटे क्लास में करते हो, 11th 12th में कोई करता है तो करता है, नहीं तो ऐसा हल्का फुल्का पेंटिंग तो सबको ही करता है, ब्रश वगैरह सब हम लोग देखते हैं, है ना। तो ब्रश वगैरह जो पेंट वाला ब्रश रहता है, शेविंग करते हो, पापा को देखोगे या बॉयज लोग शायद शेविंग करता भी होगा, भी पता नहीं, गर्ल्स लोग भी करते होंगे, पता नहीं, कुछ भी पॉसिबल, आजकल जनरेशन गैप है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें देखे होगे जैसे शेविंग वाला जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रश ही बोलते हैं ना, उसको पानी में जब डालते हैं तो क्या होता है, कभी देखे हो तो देखे ही होगे, वो खुल जाता है, फैल जाएगा। और जैसे ही बाहर जब लाते हैं तो वो जो है वो फिर जो है वो सिकुड़ जाता है। वो कुछ तो हुआ वहां पर साइंस का बात, इसके वजह से वो सिकुड़ गया। तो वो क्यों सिकुड़ गया, इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। वहां पर भी जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो लिक्विड के सरफेस टेंशन का है, ठीक है। अभी उसमें क्या बोलते हैं, यूट्यूब वगैरह में अभी वो खान सर एक है, उनका बड़ा इधर उधर से वीडियोस बड़ा उनका वायरल हो जाता है बहुत। उसमें बाल वाला एग्जांपल वो उनका देख रहे थे कल परसों, बहुत उसमें भी मतलब लोग देखा है। उसमें बताया है कि लड़की लोग जैसे नहा करके निकलती है तो जैसे बाल जो है वो पूरा पानी से भींगा हुआ रहता है, और उन लोगों को स्टाइल है ऐसे बाल ऐसे स्टाइल में उड़ा देगा गर्ल्स लोगों को, तो बाल भींगा रहता तो नहीं उड़ता है। तो उसको क्या किया जाता है, तो उसको ऐसे तौलिया लेकर के उसको क्या किया जाता है, पानी उसमें सुखाया जाता है। वो तो कुछ अलग ही पता है, लेकिन एक्चुअल भी कुछ ऐसा ही होता होगा
कि शायद गर्ल्स लोग को ऐसे बाल वाल लहराने का शौक है बहुत ज्यादा। हाँ मतलब मैं उन्हीं का बात बता रहा हूँ, मैं साइंस का बात अभी बता ही नहीं रहा। जैसे वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि ऐसे नहा के निकली तो ऐसे बाल उड़ा के स्टाइल में उड़ाना है, तो उड़ नहीं रहा है क्योंकि पानी भीगा हुआ रहता है। तो भीगने के वजह से क्या हो गया, तो बाल जो है वो गीला रहता है तो ऐसे उड़ता नहीं है इधर उधर, है ना। क्यों ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि वहां पर वाटर जो है वो वेट बाल पर सरफेस टेंशन अप्लाई कर रहा है, जिससे कि वो सिकुड़ जा रहा है। सिकुड़ने के वजह से हवा में लहराना जो गर्ल्स लोग का स्टाइल है बाल का, वो वाला नहीं हो पाता। तो उसमें क्या क्या पता है कि सीबीएसई वाली लड़की लोग जो लोग है, लोग ड्रायर लगा के बाल को पूरा सुखा लेते हैं। बाल सूखेगा तो वेटनेस हटेगा, वेटनेस हटेगा तो पानी जो उसमें सरफेस टेंशन लग रहा है वो हटेगा। सूख जितना जल्दी सूखेगा उतना जल्दी स्टाइल मारेंगे, हवा में उड़ाएंगे। तो बोलने का मतलब है कि ये सब सरफेस टेंशन का कमाल है। सरफेस टेंशन का बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसे डे टू डे लाइफ में हमें दिखता है। और देखे भी होंगे बरसात के सीजन में वो क्या बोलते हैं, जो पत्ता है, पत्ता के ऊपर जो रेन ड्रॉप आपको दिखेगा बिल्कुल स्फेरिकल दिखता है, बिल्कुल स्फेरिकल, एकदम स्फेयर। और सब जगह बाकी घर में तुम्हारे पानी वानी गिरा हो बिल्कुल स्फेरिकल थोड़ी दिखता है, उसके ऊपर एकदम दिखेगा, पत्ता के ऊपर जो रेन ड्रॉप गिरा पानी का वो एकदम स्फेरिकल जो है वो हो गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट सरफेस टेंशन का है। और ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है, फ्लूइड बोलने का बात है बट ये लिक्विड का प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। क्या, क्यों, क्या, किस लिए, कब, वो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, बट एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में है थोड़ा सा लैंग्वेज का, फिजिकल क्वांटिटीज का झोल बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में। जैसा अभी तक टेंशन हम लोग बहुत सारे चैप्टर में कैलकुलेट किए हैं। टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स है, टेंसाइल फोर्स। टेंशन सारे न्यूमेरिकल में, टेंशन जो है वेट के बराबर, कभी टी ज्यादा, पुली में पहली बार देखे थे टी ज्यादा वेट का, मतलब टेंशन को फोर्स से इक्विवेलेंट करते थे। इस चैप्टर में सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स से इक्विवेलेंट नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा सा यूनिट का उल्टा पुल्टा है। अभी तक हर चैप्टर में एनर्जी जो है, एनर्जी वर्ड जहां पर भी है उसको हम लोग वर्क डन के साथ मैच किए हैं। इस चैप्टर में देखोगे एनर्जी जो है वो वर्क डन के साथ मैच नहीं करेगा डायमेंशनली। ये पहले ही मेरा काम है बताना, इसलिए इसको दिमाग में रखना। इसमें बिल्कुल जैसे जैसे जाने होंगे टेंशन फोर्स के बराबर कर दें, एनर्जी वर्क बराबर कर दें, वो नाम से इस चैप्टर में हो सकता है मैच ना करे, थोड़ा डायमेंशनली इधर उधर होगा। ठीक है, क्या क्या चीज सीख रहे हैं। पहला नंबर लिक्विड का प्रॉपर्टी ज्यादा स्पेसिफिक है, लिक्विड में ही पढ़ना है। और दूसरा इसमें सीधा डायमेंशनली एकदम वर्ड मैच कर जाए उसका चांसेस थोड़ा कम है। ठीक है, और अब प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सरफेस टेंशन किसको कहते हैं, थोड़ा सुनना, उसके बाद लिखवा दो। पहले 2-4 मिनट सुनेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो लिक्विड है ऐसा कंटेनर में, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ। ठीक है, क्या है इसमें लिक्विड भरा हुआ इस कंटेनर में, लिक्विड ही का है। फ्लूइड में बोला जाता है बट ये पूरी खेल जो है वो लिक्विड का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर कोई एक वाटर का मॉलिक्यूल्स को सोचो, यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल है और इसके अगल बगल पानी का और ढेर सारा मॉलिक्यूल है ना। और छोटे क्लास में हम लोग पढ़े थे फोर्स ऑफ कोहेजन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दो तरह का होता है, कोहेजन और एडहेशन, है ना। तो कोहेशन होता है आपस में सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है उसको हम लोग कोहेशन कहते हैं। ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग कोहेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, मान लो ये वाला मेरा मेन मॉलिक्यूल था जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ वाला ये मेन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस पे अगल बगल वाला मॉलिक्यूल क्या लगाया हुआ, अगल बगल वाला मॉलिक्यूल जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है। और आप लोग उसमें पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन वाटर 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 का ढेर सारा मॉलिक्यूल जो वो बॉन्ड बनाना चाहेगा, एकदम नजदीक में है तो बॉन्ड बनाने के लिए इसका और इसके बीच में ऐसा बॉन्ड बनना चाहिए, है ना। बट ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि अगल बगल और क्या है, इसके बहुत सारा मॉलिक्यूल है। तो आप ऐसा सोचेंगे कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाए जिससे कि बिल्कुल एकदम दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरह का फोर्स नेचर में है। और इस फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, जो कि बड़े छोटे क्लास से जानते हो तुम लोग, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। पढ़ो, बहुत छोटे क्लास से रहो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में। बट इस फोर्स का कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं है, M/A या चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, ये सब नहीं होता। बट होता तो है ही मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ, यहाँ पर इस केस में अट्रैक्शन है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जितना भी मॉलिक्यूल्स है जो वेल इनसाइड पानी का जो लेयर है उसके वेल इनसाइड में है, इन सब पे सब तरफ से फोर्स लग रहा है। अरे इस पर इसके बगल वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा है, इस पे इसके बगल वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा है, इस पर इसके बगल वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा है, इस तरह से।
बात आ रहा समझ, ठीक है। बट जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, अच्छे से समझ रहे, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर किसको कहेंगे? मेरे तुम्हारे बोलने से ये सबसे ऊपर वाला लेयर थोड़ी हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला लेयर मतलब पानी का लेयर जो एटमॉस्फेयर के साथ टच में हो। मेरे तुम्हारे बोलने से ऊपर नीचे ये सॉलिड का चैप्टर थोड़ी चल रहा है कि हाइट देख लेते हैं ये ज्यादा है ये कम है, ऐसा नहीं है। जो एटमॉस्फेयर के साथ टच में है, यहां पर जो पानी का मॉलिक्यूल होगा जो एटमॉस्फेयर के साथ टच में है, यहां पर जो पानी का जो मॉलिक्यूल्स होगा जो एटमॉस्फेयर के साथ टच में है, इसको सब तरफ से जो फोर्स जो यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स के साथ सब तरफ से फोर्स लग रहा था, इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, इस पे भी सब तरफ से लग रहा है क्या? किस तरफ से नहीं लग रहा है? ऊपर की तरफ से नहीं लग रहा है। बाकी जितना भी मॉलिक्यूल था जो पानी के लेवल के अंदर था, उसमें सब तरह से फोर्सेस लग रहा था कोहेशन का। ऊपर वाला जो सबसे ऊपर, जो ऊपर मेरे तुम्हारे बोलने पर नहीं है, लेयर ऑफ वाटर जो कि एटमॉस्फेयर के साथ टच में है, उसमें जितने मॉलिक्यूल्स है उसमें ठीक है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है, बट नीचे की तरफ से लग रहा है, ऊपर की तरफ से नहीं लग रहा है। तो इनके बीच में एक टेंसाइल टेंशन डेवलप हो सकता है, समझ में? इसके बीच में क्या डेवलप हो सकता है? एक टेंशन डेवलप हो सकता है, और इसी टेंशन को ही हम लोग जो है वो सरफेस टेंशन कहते हैं। ये लिक्विड का वो लेयर जो कि एटमॉस्फेयर के साथ टच में हो, उस लेयर पर लिक्विड्स के मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का आपस में एक टेंशन लगता है, और उसी टेंशन को ही हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन लगने के वजह से जो ऊपर वाला लेयर है जो एटमॉस्फेयर के साथ टच में है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, मतलब एग्जैक्टली मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट अपना शेप को वो कम करना चाहता है हमेशा। समझ में आ रहा है? जो सबसे ऊपर वाला लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर के साथ टच में है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, और कोई लिक्विड उतना ही है बट वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो वो गाढ़ा होगा कि हल्का हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, जिसको डेंस वर्ड बोल सकते हैं, बट अभी बस समझने के लिए ऐसे गाढ़ा ही बोलेंगे। लिक्विड उतना ही है बट अगर वो अपना शेप को कम करना चाहे, लिक्विड उतना ही है बट अगर वो अपने शेप को कम करना चाहे तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और गाढ़ा होने का मतलब है कि वो अपने पर एक फोर्स लगा करके रखेगा जो कि ऊपर आने वाले किसी, ये दो काम कर सकता है, एक तो ये अपने शेप को छोटा से छोटा करने का ट्राई करता है, और दूसरा क्योंकि एक तरह का इसमें फोर्स लग रहा है, ये फोर्स अपने ऊपर लगने वाले किसी फोर्स को थोड़ा सा ही सही, जितना ज्यादा अभी मैं पढ़ाते समय बोल रहा हूं उतना फोर्स नहीं होता, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर है, बट ये फोर्स कभी कभी इतना हो जाता है कि ऊपर से लगने वाले किसी वेट को बैलेंस कर सकता है। जैसे कि आयरन नेल से स्टार्ट किया गया था, आयरन का नेल को ऐसे लिए सीधा डाले तो डूब जाएगा, बट बिल्कुल जेंटली पानी के ऊपर वाले लेयर पर अगर तुम बिल्कुल जेंटली पुश कर सको तो पानी के ऊपर वाले लेयर के मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस टेंशन है वो थोड़ा सा ही देरी के लिए सही, बट वो आयरन नेल को क्या कर सकता है? वो आयरन नेल को बैलेंस कर सकता है। उसके बाद में क्या बताइए, बहुत कम है, थोड़ा सा ऐसे हाथ से मॉलिक्यूल को ही हिला दोगे केवल, तो वो जो सरफेस टेंशन बन रहा है वो बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, टूट जाएगा। उसी आयरन नेल को ऐसे करके ढकेल दोगे तो मतलब ढकेलना भी नहीं, सिर्फ छू दोगे तो नीचे चला जाएगा। मतलब इतना कम लेयर पर वो जो फोर्स लगता है, बट ये फोर्स होता है, नेचर में है, दिखता है, इसी फोर्स को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। थोड़ा लैंग्वेज का झमेला है, फोर्स को सरफेस टेंशन बोल तो रहा हूं बट फॉर्मूला लिखेंगे तब देखना फोर्स को टेंशन सरफेस टेंशन नहीं कहते, थोड़ा सा झमेला है इसमें, बट लैंग्वेज समझाने के लिए इसी तरह से समझाया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह का काम करता है। लिक्विड का सतह, लिक्विड जो है वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, अपना को गाढ़ा कर लेता है, और वो अपना शेप को सिकुड़ना चाहता है, जिसके वजह से उसका शेप जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, वो फैलेगा नहीं, वो थोड़ा कंप्रेस हो जाना चाहता है। ठीक है, यही बात अभी वो ब्रश वाला आप लोग एग्जांपल बता रहे थे, पानी में डाले तो खुल गया, बट जैसे ही बाहर निकालोगे तो जो लिक्विड है वो किसके साथ टच में आया, वो एयर के साथ, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एयर के साथ टच में, उसमें क्या लगेगा, सरफेस टेंशन, जिसके वजह से वो क्या करेगा, वो सिकुड़ना चाहेगा, और सिकुड़ने के चक्कर में वो जो ब्रश है वो क्या हो जाएगा, वो आप लोग देखेंगे कि वो सिकुड़ जाता है। और बाल वाला भी जो एग्जांपल नहाने वहाने वाला बताया गया उसमें भी यही काम करता है, बट वो कोई खास एप्लीकेशन नहीं है फिजिक्स का। समझ में आ रहा है? तो ये सरफेस टेंशन है किसका है, लिक्विड का। लिक्विड का भी सिर्फ ऊपर वाले लेयर का, ऊपर वाला लेयर भी मतलब जो एटमॉस्फेयर के साथ टच में है सिर्फ उसी में लगेगा, और शेप लिक्विड चाहेगा कि वो हमेशा अपना शेप जो है वो कम से कम कर ले, और क्योंकि लिक्विड का मात्रा उतना ही है बट शेप कम करा तो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने की वजह से उसमें हल्का हल्का लेयर्स के बीच में फोर्स बनता है, जो कि थोड़ा सा ही सही बट ऊपर से किसी फोर्स को थोड़ा बहुत ही सही बट बैलेंस कर सकता है वाली बात।
ठीक है। और रही बात स्फेरिकल शेप की, इसमें थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। सेम सरफेस एरिया अगर कंसीडर करोगे, सेम सरफेस एरिया, 4-5 शेप जो 9th और 10th तक पढ़कर कराया हो, क्या क्या पढ़कर गया है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, मतलब इन सबका अगर सरफेस एरिया सेम रखोगे, सरफेस एरिया सेम, तो वॉल्यूम सबसे मिनिमम जो है वो स्फीयर का आएगा। मैथमेटिकली कैलकुलेशन डन है। सेम सरफेस एरिया वाला 6-7 शेप ले लो, उन सब में मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखो, सबका फॉर्मूला तुमको मालूम है। सबसे मिनिमम जो सरफेस एरिया आता है वो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया नहीं, सबसे मिनिमम वॉल्यूम। सरफेस एरिया बराबर रखो, ये नहीं कि सिलेंडर इतना बड़ा लियो, कोन इतना सा लियो, तब एक रूल बना रहा, तब नहीं काम करेगा। सरफेस एरिया 6 अलग अलग शेप का बराबर रख लो, फिर उनका वॉल्यूम निकाल के देखो, मिनिमम वॉल्यूम जो आएगा वो स्फीयर का आता है। तो ये है कि किस प्रकार से शेप जो होता है, बरसात जब पानी हुआ ऊपर से जब नीचे आ रहा है, तो शेप जो है लिक्विड का वो किसके साथ टच में आ रहा है, लगातार एयर के साथ। तो शेप जो अपना सिकुड़ता है, कोई भी शेप बना सकता है, बट मिनिमम सरफेस एरिया गिवन मिनिमम वॉल्यूम फॉर ए गिवन सरफेस एरिया स्फीयर का ही होता है। इस वजह से उसका शेप जो है वो स्फेरिकल हो जाता है। ये सब बातें सरफेस टेंशन के बारे में, क्यों, क्या, किस लिए, कब, फॉर्मूला क्या है, कहां यूज है, वो अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा पिछले 16 मिनट से जो आप लोग सुन रहे हो, उसमें जरा से एक जगह पर थोड़ा सा गलती बोला गया, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। वॉल्यूम अगर फिक्स रखते हो, 6 शेप ले लो जो 9th-10th क्लास में पढ़कर कराए हो, उन सबका अगर वॉल्यूम फिक्स रखते हो तो मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का होता है। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स का, ऐसे में सरफेस एरिया फिक्स करके शेप कैसे बना सकते हो? किसी भी शेप को अगर बना रहे तो उसका वॉल्यूम ही फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज इतना सा ले लिए तो उसका वॉल्यूम फिक्स है ना। वॉल्यूम फिक्स रखते हो, अगर 5-6 जो शेप तुमको मालूम है 10th तक आते आते, जो भी 3 डायमेंशनल फिगर का आइडिया तुमको है, उन सबका अगर वॉल्यूम फिक्स रखते हो तो स्फीयर का सरफेस एरिया फिक्स वॉल्यूम के लिए सबसे मिनिमम होता है। इसको थोड़ा सा ख्याल रखना। बाकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, के नीचे लाइन खींच लेना, फ्लूइड का भी नहीं, आउट एंड आउट लिक्विड का प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिकली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन विथ अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। नीचे लाइन खींच लेना, ऐसे गोल कर देना, सो एज टू ऑक्यूपाई अ मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। दूसरा, बातचीत तो बहुत हो गई, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा सरफेस टेंशन का। तो अभी देखते हैं सरफेस टेंशन जो है वो कितना होगा। और एक चीज मैं लिखवा नहीं रहा, बट अपने दिमाग में रखना, ये सिर्फ लेयर, लिक्विड का भी प्रॉपर्टी नहीं है। लिक्विड का जो लेयर एटमॉस्फेयर के साथ टच में है, केवल उस लेयर के मॉलिक्यूल्स का बीच का प्रॉपर्टी है। अब इतना चीज क्या ही लिखोगे, लिख देता आदमी लिक्विड का प्रॉपर्टी है, बट लिक्विड का भी नहीं है। लिक्विड का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है जो एटमॉस्फेयर के साथ टच में है, उसके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच का प्रॉपर्टी है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कोहेशन, उस सॉर्ट का ही एक फोर्स है। तो पूरे लिक्विड का भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसको कहीं पर लिखना है शॉर्टकट में तो लिख लेना, नहीं तो वीडियो में तो रहेगा। ठीक है, तो ये देखो एक कंटेनर है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें ध्यान से देखें तो इसमें जो है वो लिक्विड भरा हुआ है, और इसमें ये सबसे ऊपर वाला लेयर है। अरे समझ, ऊपर वाला लेयर मतलब ये किसके साथ टच में है, ये एटमॉस्फेयर के साथ। इसमें क्या करना है, एक ऐसा लाइन बनाना है, एक ऐसे लाइन, अभी देख लो, ऐसा लाइन बना लिए, सब हाइपोथेटिकल है, आ रहा है समझ में ना। इसके बीच में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा यहां पर, अरे समझ, इसमें क्या होगा, इस तरफ ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, यहां पर भी ढेर सारा मॉलिक्यूल्स है ना, और यहां पर भी मॉलिक्यूल्स है, और इसके मॉलिक्यूल को ये क्या करना चाहेगा, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, यहां पर फोर्स लगाएगा ऐसे करके। अरे समझ में, ये जो लाइन खींचे थे एबी में उसमें, ठीक है। और यहां से भी क्या होगा, यहां से भी जो है वो ऐसा फोर्स लगेगा अट्रैक्शन वाला, इधर वाला मॉलिक्यूल इसको इस तरफ खींचना चाहेगा, इधर वाला मॉलिक्यूल इसको इस तरफ खींचना चाहेगा। अरे समझ, तो ये खींच रहा है किससे, तो एक फोर्स है, और ये दोनों तरफ का फोर्स जो है वो बराबर होगा। नहीं अगर बराबर हुआ तो वो हमसे कैलकुलेट हम लोग वैसे में भी कर नहीं पाएंगे। लेयर के बीच का फोर्स है, कहां ही से तुम कैलकुलेट कर लोगे, वो फोर्स मोटा मोटी बराबर होता है। तभी तो ये ऊपर वाला पानी जो है का जो लेयर है वो स्टेगनेंट है, ज्यादा कम होता तो एक तरफ कहीं पर ऐसे ऐसे जा रहा होता। ऊपर का लेयर देख रहे रेस्ट में है, तो उसके बीच में अगर कोई हाइपोथेटिकल लाइन के बीच का मॉलिक्यूल सोचोगे तो वो भी बैलेंस फोर्स के कंडीशन में ही होगा। अरे समझ, तो ये फोर्स है और ये इक्वल ही होता है दोनों तरफ से,
अरे समझ में ना। और ये फोर्स किस पे लगा रहे थे तुम, ये जो ए बी खींचे थे, ए बी क्या मॉलिक्यूल तो समझाने के लिए, एक्चुअली में मैथमेटिकली एक लेंथ था ए बी का, ए बी है ये लेंथ है, और इस पर क्या लग रहा था, इस पे फोर्स। है ना ऐसे, दिस इज फोर्स, और ये लग रहा था इसके लेंथ पर, जहां तक लगे। अरे समझ, ये जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है, इसी को ही हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज से डिनोट किया हुआ है। एस लिखना है तो लिख सकते हो, बट फिर खुद से कंफ्यूज मत कर जाना, ऐसे बहुत सारे चीज को डिनोट किया जाता है। टी ही लिखना है तो टी लिख सकते हो, मैं टी ही लिख दे रहा हूँ सरफेस टेंशन का, ऐसे टी ही लिख दे रहा हूँ सरफेस टेंशन का टी, बट टेंशन पहले भी लिख चुके हो, और वहां वाला जो टेंशन पहले लिखे वो सीधा फोर्स के बराबर था, इस बार ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ के बराबर है। थोड़ा ध्यान तुमको देना पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है। तो दिस इज, और रही बात वो वाला टेंशन और ये वाला सरफेस टेंशन का, बच्चे पूछते हैं कि दोनों एक साथ आ जाएगा तो कौन सा लेंगे। यहाँ पर जो लोग अच्छा साइंस का स्टूडेंट हो समझ रहे हो, दोनों साथ में कभी नहीं आएगा। वो सरफेस टेंशन तार के बीच में लगता है, ये लिक्विड का लेयर के बीच में, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोनों टॉपिक आ जाए हम कंफ्यूज कर जाए, वो सब पॉसिबल है नहीं है, दोनों अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। कर मैं टी से रहा हूँ, कई बुक में एस से सिग्मा से भी डिनोट किया हुआ है। सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ऊपर वाले लेयर पर जो एटमॉस्फेयर के साथ टच में उसमें लगेगा, इसका यूनिट कितना जाएगा खुद से ही बता दो। इसका यूनिट जो है वो न्यूटन नहीं, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। और डायमेंशनली टेंशन का तो फोर्स के ही बराबर होता है, बट सरफेस टेंशन का ml2t-2, ये फोर्स का बना ml2 बाई एल हुआ ना, दिस इज लाइक m, एल कहाँ है, सरफेस टेंशन एस से भी कर सकते हो, सिग्मा से भी कर सकते हो, तुम देख लो जिस पे तुमको कॉन्फिडेंस रहे उससे करना। और mt-2 यूनिट न्यूटन पर मीटर, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा, सीजीएस यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन मेजर करने का ये तरीका है, ठीक है, लिखो। और तो ये बातें हो रही कि लेयर्स के बीच का फोर्स है, वो भी सबसे ऊपर वाला लेयर जो पानी के साथ टच में है, उसके बीच का, पानी नहीं एटमॉस्फेयर के साथ टच में है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्सेस है। तो क्या ये हम लोग हाइपोथेटिकली नहीं मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो इसको हम लोग फिजिक्स के रूल्स का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिकली ट्राई कर सकते हैं कैलकुलेट करने का। मॉलिक्यूल्स के लेयर्स के बीच का फोर्स है, तो हो सकता है 100% एक्यूरेट ना है, बट ये हम लोग जो सिंपल कॉन्सेप्ट जानते हैं, फोर्स, वेट, टेंशन, तराजू से वेट नापने वाला, उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत ही सही, बट इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से होगा, तराजू का सेटअप कर लेना है। तराजू में इस तरफ एक, इस तरफ यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लिए, इसका कुछ वेट होगा जो भी हो, और ऐसा टाइप का सरफेस इस तरफ रखना जिसमें पानी में जब उसको लगाए तो पानी का लेयर उसमें चिपक जाए। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखना जिसको पानी चिपकाता हो, है ना। जैसे आपको जैसे मान लो जैसे एकदम ग्लास वगैरह मत लेना, ग्लास को भी तो ऐसे चिपकाता है ये पानी, मतलब आपको लेयर्स चाहिए पानी का जो कि उस सरफेस के साथ चिपक जाए, वैसा एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी पानी से ऊपर है और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर एक वेट लगानी है, ठीक है। तो ये वेट, ये बैलेंस सिचुएशन में है, ये बैलेंस्ड है, तराजू बैलेंस सिचुएशन में है। ये दोनों वेट अभी क्या है, ये दोनों वेट जो है वो बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है, इस लेयर, इसमें हम धीरे धीरे जैसे और वेट अगर लगाएंगे, या फिर इसको जैसे और नीचे की तरफ करेंगे, इसको ऐसे नीचे की तरफ किए, इसको पानी में ऐसे नीचे की तरफ कर दिए, ठीक है, पानी में नीचे की तरफ कर दिए, इसको अंदर घुसा दिए, समझ आ रहा है क्या किए, ये पानी के अंदर चला गया। अब मेरे को इसको बाहर निकालना है, बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें वेट धीरे धीरे ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे जैसे वेट हम लोग ज्यादा करेंगे, जैसे जैसे वेट ज्यादा करेंगे, ये क्या होगा, ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। जब ये ऊपर आएगा तो इस लेयर, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या चिपक जाएगा जब ये बाहर आएगा, तो इसके लेयर के साथ यहाँ पर जो है वो पानी का लेयर चिपक जाएगा। अरे समझ में, पानी का लेयर इसमें चिपका हुआ ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं। पानी का लेयर जो है उसमें चिपका हुआ रहेगा, ये छूटेगा नहीं, पानी के साथ टच में, ठीक है। और ज्यादा वेट करोगे तब क्या होगा, तब ये ऐसा बाहर आएगा
और जब ये बाहर आएगा तो ये पानी का लेयर जो इसके साथ रहा था वो सब क्या हो जाएगा, वो छूट जाएगा। अरे समझ में कुछ आया समझ में? तो ये जो एक्स्ट्रा वेट लगाए हो, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वेट लगाए हो, जितना वेट यहाँ पर जो तुम एक्स्ट्रा लगाए हो जिसके वजह से इसका पानी का लेयर इसमें छूट गया, इसको ऊपर उठाने के लिए तुम ही लोग बोलो यहाँ पर वेट लगाना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतना ऊपर उठेगा कि ये जो पानी का लेयर इसके साथ चिपका हुआ था वो छूट जाएगा। वो जो वेट होगा एक्स्ट्रा जो तुमको फोर्स लगाना पड़ा, वही एक्चुअली में फोर्स होगा जो कि लेयर्स के बीच का होगा, जो कि इस मटेरियल के साथ टच में था। अरे समझ में? और वही अभी थोड़ी देर पहले आप लोग सरफेस टेंशन का फॉर्मूला देखे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है। ये पर यूनिट लेंथ हम लोग देखेंगे कि कितना लेंथ जो है, कितना लेंथ पानी के साथ टच में था, ये वाला मालूम, और ये वाला का वेट नाप लेंगे जो एक्स्ट्रा लगाए हो, उससे ये मालूम। इससे हम लोग लिक्विड के लेयर्स के बीच का सरफेस टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एकदम 100% एक्यूरेट तो नहीं आएगा, बट एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि इतना सरफेस टेंशन था लिक्विड के लेयर्स का बीच का, जो कि उस ऑब्जेक्ट के साथ चिपका हुआ था। ठीक है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन वाला है। बोलने का मतलब है जैसे अभी पिछले चैप्टर में आप लोगों को विंग वाला क्वेश्चन देखा था, एरोप्लेन का ऊपर में स्पीड ज्यादा नीचे कम, वो न्यूमेरिकल में भी था और समझाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। सरफेस टेंशन का जो ज्यादातर न्यूमेरिकल है आपके मेंस में, नीट के स्कूल एग्जामिनेशन में, एनसीईआरटी में, एक्सवर्बा में, वो मोटा मोटी ऐसे ही कंडीशन का रहेगा, ज्यादातर ऐसा ही कंडीशन रहेगा, एक वेट जो सरफेस टेंशन को बराबर कर दे, इस तरह का एक क्वेश्चंस भी ज्यादा इसमें ऐसे ही रहेगा। तो ये एक तरह का एक अप्रोच है जिससे कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि लेयर्स के बीच का सरफेस टेंशन फलाना लिक्विड का कितना होगा। ठीक है, समझ आ रही बात? कोई दिक्कत? अब जो फाइनल समरी है वो आप ही लोग बताएंगे जो लोग पढ़ने में अच्छे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया गया, यहाँ पर पानी लेंगे, एक बार अल्कोहल लेंगे, एक बार केरोसिन लेंगे, एक बार हनी लेंगे, एक बार दूध लेंगे। तो ये जो फोर्स जिसको बैलेंस करने पर ये पानी का लेयर या फिर केरोसिन का लेयर या फिर जो अल्कोहल का लेयर जो इसका कांटेक्ट छोड़ दे रहा था, वो फोर्स हर बार सेम लगेगा कि अलग अलग लगेगा? क्यों अलग अलग लगेगा? डेंसिटी नहीं है। यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चैप्टर का 5वां नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम अभी पिछले 20-25 मिनट से ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन ही चैप्टर के नाम के हिसाब से बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। जैसे 10th 11th में आते आते हम लोग सीखे कि लिक्विड का डेंसिटी अलग होता है, फिर देखे विस्कोसिटी भी अलग होता है। उसी तरह से जान लेंगे कि हर लिक्विड का एक फलाना टेम्परेचर पर, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है, विस्कोसिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट था, टेम्परेचर डिपेंडेंट था, बट टेम्परेचर चेंज करने पर फॉर्मूला क्या होगा वो आपके बुक में नहीं है, लेकिन साफ साफ बताया गया है कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। उस तरह से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। पानी का, दूध का, अल्कोहल का, केरोसिन का, हनी का, इन सब का सरफेस टेंशन ये अलग अलग होता है, और ये ही चैप्टर का नाम है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। विस्कोसिटी आप पहले पढ़ चुके हैं। ये विस्कोसिटी की वजह से ये लेयर नहीं चिपक रहा था, विस्कोसिटी की वजह से ऐसे हाथ से हिलाओगे तो फिर उसको रुकने में जो टाइम लगता है उसमें चेंजेस है, दैट इज ड्यू टू विस्कोसिटी। सारा चैप्टर फिक्स किया हुआ। पहला चैप्टर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। दूसरे वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े आयरन का नेल डूबेगा, उसी आयरन का अगर ठीक से शिप बनाया जाए तो फ्लोट कर जाएगा। और फिर तीसरे चैप्टर में फिर पढ़े विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के बारे में पढ़े कि ऐसे हाथ से घुमा दो बट रुकने का फिनोमेना सबका अलग अलग होगा ड्यू टू विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। चौथा चैप्टर एक्चुअली में फ्लूइड का फ्लो का, तो वो कोई प्रॉपर्टी फ्लूइड का नहीं हुआ, बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नहीं हुआ कोई, उसमें आप मैटर का कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़े, वो फ्लूइड फ्लो का प्रॉपर्टी है। रेनॉल्ड्स नंबर से पता चलता है कि फ्लूइड फ्लो कैसा कर रहा है, ज्यादा तेज है या कम है। तो वहां पर अगर प्रॉपर्टी ही बताना जाए तो रेनॉल्ड्स नंबर है चौथा चैप्टर का प्रॉपर्टी। बाकी तो आप पढ़े हैं साथ साथ बर्नौलीज थ्योरम से लेकर के बाद, लेकिन प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए तो प्रॉपर्टी वाज रेनॉल्ड्स नंबर। 5वें चैप्टर में प्रॉपर्टी का मैटर का प्रॉपर्टी के ऊपर जो बात हो रहा है। पहली बात तो लिक्विड का चैप्टर है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो डेंसिटी विस्कोसिटी नहीं है। ऑब्वियस है कि इन्वॉल्व तो होगा ही, विस्कोसिटी इन्वॉल्व हो ना हो, डेंसिटी तो हर जगह पर इन्वॉल्व है, उससे तो मैं मना नहीं कर सकता, डेंसिटी तो है गेम में। बट जो प्रॉपर्टी है मैटर का, जो कि चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करें, दैट इज आवर सरफेस टेंशन। ये चैप्टर का नाम है। फ्लूइड फ्लो ये चैप्टर का नाम नहीं है, सरफेस टेंशन भी चैप्टर का नाम नहीं है। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये प्रॉपर्टी है लिक्विड का, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है लिक्विड का एट अ गिवन टेम्परेचर। याद रहेगा, इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह और लिखते हैं। और देखो अब यहां पर नया वर्ड एक इंट्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज नोन एज आवर सरफेस एनर्जी।
ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि लिक्विड का ऊपर वाला लेयर के साथ क्या उस पर हमेशा क्या लगते रहता है, उस पर हमेशा एक के वजह से एक फोर्स गाढ़ा हो जाता है और अंदर की तरफ नीचे की तरफ उस पर हमेशा से क्या लगते रहता है, फोर्स, है ना। 9th क्लास में पहली बार, 8th क्लास में पहली बार पढ़े थे ये चीज, अभी जो बताऊंगा उसको फिर से याद रखना क्योंकि बार बार आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। ये हर क्लास में हर चैप्टर में आता है, फिर आप लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं। ये पेन है, इसको नीचे छोड़ेंगे तो ये अपने वेट के वजह से ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, इसमें और एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वेट जिसके वजह से नीचे चला जाएगा। आप चाह रहे हैं कि ना जाए तो इसके अगेंस्ट में जाकर के एक वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पहले पढ़ाया गया। वैसे हर चैप्टर में आया, स्प्रिंग के केस में आया, एमजीएच के केस में आया, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्ड जो है वो कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से देखोगे, लिक्विड का ऊपर वाला लेयर, और टू बी प्रिसाइज पिछले आधे घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन। जिस कॉन्सेप्ट में आपको लग रहा हो कि भाई फलाना केस सरफेस टेंशन का है, उसमें क्या हो रहा है, लिक्विड का लेयर गाढ़ा हो जा रहा है, ऊपर वाला लेयर, उसमें अंदर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स खुद ही लग रहा है। तुम चाहते हो उसके अगेंस्ट में जाकर के उसका एरिया इंक्रीज किया जाए, तो तुमको उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें तुमको वर्क डन करना पड़ेगा। मानते हो ये बात? तो अभी तक जितना चैप्टर पढ़े थे 9th में, 10th के 11th में, ये जो वर्क डन हुआ वही उसका एनर्जी हो जाना चाहिए था, सरफेस एनर्जी उसी को कहना चाहिए था, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। क्यों वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उस पर पहले से ही सरफेस टेंशन लग रहा है, जिसका उससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अंदर की तरफ दब जा रहा है। तुम चाहते हो कि उसका एरिया इंक्रीज किया जाए, तो तुमको उसमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। उसका क्या चेंज करना पड़ेगा, कन्फिगरेशन। स्टोर्ड एनर्जी है कन्फिगरेशन, पोटेंशियल एनर्जी यही होना चाहिए था। अभी तक जितना फिजिक्स पढ़े 9th का, 10th का, 11th का, वही होना चाहिए था। बट इस चैप्टर में थोड़ा सा डायमेंशनली झोल है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया तो की है, बट उसके वजह से क्या हुआ, उस वर्क डन के करने से उसका एक फलाना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ना। इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी। इस चैप्टर में थोड़ा वर्ड्स का, यूनिट का थोड़ा झोल है। आज तक एनर्जी आता था तो वर्क डन निकाल के काम चल जाता था, इस चैप्टर में नहीं काम चलेगा। सरफेस एनर्जी जहां पर भी ये सब दिखे वहां पर तुम्हें वर्क डन तो करना है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में, बट उसका रेशियो दिखाना पड़ेगा कि वो वर्क डन जो किए उससे कितना सरफेस एरिया इंक्रीज किए। तो पहली बार 9th में, 10th में, 11th में पहली बार ऐसा होगा कि एनर्जी का और वर्क डन का डायमेंशन यूनिट सेम नहीं होगा, ये पहली बार होगा। अभी तक हर बार होता था। कल परसों आप लोग बता रहे थे कैपेसिटी, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। 9th हो, 10th हो, 11th हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कभी भी हम लोग एनर्जी नहीं वर्क डन ही कैलकुलेट करते थे, वही एनर्जी बन जाता था। कभी हीट एनर्जी, कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी। अभी कुछ दिन पहले प्रेशर एनर्जी नया शब्द सीखे, बट यहाँ पर वर्क डन एनर्जी के बराबर नहीं है। डायमेंशनली देखो झोल है, एनर्जी निकालोगे बट वर्क डन के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, इंक्रीज कितना हुआ सरफेस एरिया बनाने से, ठीक है। तो इसको ख्याल रखोगे। इसको एस से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैं पिछले वाले में डिनोट नहीं करता सरफेस टेंशन को एस से, क्योंकि एक्चुअली में सरफेस एनर्जी को कई किताब में एस से डिनोट किया हुआ है। इसको भी सिग्मा से, ई से, बहुत सारे तरह से डिनोट किया जाता है। तो इसका अगर यूनिट देखते हो, इसका यूनिट कितना हो गया, इट्स यूनिट इज, ऊपर वर्क डन है तो इस बार जूल, हमेशा वर्क और एनर्जी का जूल होता था, बट इसका जूल पर मीटर स्क्वायर हो जा रहा है। डायमेंशन देख रहे हो, एनर्जी का ml2t-2 होता था, बट इसका नहीं होगा। इसका ml2t-2 भाई नीचे इंक्रीज इन एरिया का L2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये mt-2 होगा। ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा समरी है। कुछ लोग अगर समझ गए तो समझ गए। सरफेस एनर्जी का डायमेंशन अगर ध्यान से देखोगे तो ये सरफेस टेंशन के ही डायमेंशन के बराबर आ जा रहा है। और डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट अलग अलग होगा बट यूनिट डायमेंशन सेम होने का मतलब है बहुत जगह पर दोनों का मीनिंग भी, कंसेप्ट भी, रूल भी, रेगुलेशन भी, फॉर्मूला भी, ट्रिक, टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम सेम टाइप का चलता है। तो सरफेस एनर्जी बेसिकली मैथमेटिकली सरफेस टेंशन के बराबर होता है। डेफिनेशन तो नहीं कह रहा बराबर होता है, जैसे आजकल में ग्रेविटेशन में कोई इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का 1-2 दिन पहले क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे और मैं पहले भी बताया था, डायमेंशनली फॉर्मूला सेम है। तो जो जो स्मॉल जी के बारे में जानते हो, इंटेंसिटी के जगह पर वही सब कर दो तो काम चल जाता है। उसी तरह से किसी क्वेश्चन में तुमको लगे सरफेस टेंशन निकालना है, एनर्जी का बंदोबस्त है, या वाइस वर्सा सरफेस एनर्जी निकालना है और लग नहीं रहा उस क्वेश्चन में तुमसे मतलब एनर्जी निकल रहा होगा, तो सरफेस टेंशन के साथ बराबर करके भी काम चल जाएगा। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन डायमेंशनली फॉर्मूला के हिसाब से मैथमेटिकली सेम है, ठीक है। तो इसको लिखो।